अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, वीक का तीसरा रोज़ है और आज भी हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और नया टॉपिक जो है वो रोज़ लेकर आते हैं ताकि आप लोग जो है उस टॉपिक से फ़ायदा भी उठा सकें और उस टॉपिक को एंजॉय भी कर सकें। जो आज हमारा टॉपिक है वो बच्चों से रिलेटेड टॉपिक है, यानी हम लोग अमूमन जो है वो बच्चों के ऊपर बात करे होते हैं क्योंकि बच्चों की ज़रा जो गाइडलाइन की जाती है वो डिफरेंट अंदाज पे की जाती है। बच्चे जो है वो डिफरेंट अंदाज में समझते हैं, डिफरेंट अंदाज से जो है वो कैरी करते हैं, डिफरेंट अंदाज से गाइडलाइन देते हैं और कहते हैं ना कि पिकिंग करने का जो तरीक़ेकार होता है वो बच्चों का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और ये तमाम क्राइटेरिया कौन मेंटेन करता है? तमाम क्राइटेरिया उनके वालिदैन मेंटेन करते हैं या उनके टीचर्स मेंटेन करते हैं या इर्द गिर्द का जो उनका माहौल होता है वो मेंटेन करते हैं। तो इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बच्चे जो है वो बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ना कि बच्चे जो है उन्हें ये नहीं पता होता कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, उनको जो है बताना पड़ता है कि बेटा ये चीज़ आपके लिए बुरी है और ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। तो ये जो है ये पार्ट होता है, तमाम चीज़ें तरबियत का पार्ट होता है और तरबियत को बेहतर करने में बहुत सारे लोगों का जो है वो हाथ होता है। घर में पेरेंट्स का हाथ होता है क्योंकि शुरू से ही जो पेरेंट्स उन्हें टेक ओवर कर रहे होते हैं और उसके बाद स्कूल के अंदर जब वो बच्चे जाते हैं तो टीचर्स उन्हें टेक ओवर करती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और बच्चों के साथ बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। बच्चों को ये नहीं पता होता कि उनका जो है वो किस तरीके से डाइट प्लान होना चाहिए, कैसे उन्हें खाना खाना चाहिए, किस तरीके का खाना खाना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अमूमन जो कि वैक्सीनेशन से अब तक दूर हैं। पेरेंट्स क्यों नहीं वैक्सीन लगवा रहे ये समझ नहीं आ रहा, पेरेंट्स के पास क्या रीज़न है ये भी समझ नहीं आ रहा। और जिस तरीके से हम बात करें कोविड की और बार बार हम यही बात कर रहे होते हैं कि कोविड जो है वो अब दोबारा जो है सर उठा रहा है और पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का शुक्र है अब तक जो केसेस कम हैं और आहिस्ता आहिस्ता कम ही हो रहे हैं, लेकिन जो है वो अब कुछ नहीं पता क्योंकि नया वेरिएंट आ चुका है कोविड का ओमिक्रॉन के नाम से और 6 अफ्रीकी ममालिक में ये एक वेरिएंट फैल चुका है। उसके बाद अब पाकिस्तान पे वो कब तक असरअंदाज होगा, पाकिस्तान में वो कब तक आता है, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी, प्रिपरेशन करनी होगी। तो बच्चे हमारा पार्ट है, हमारी जो है ना माशरे का हिस्सा है। तो बच्चों को कैसे जो है वो सेव कर सकते हैं, किस तरीके से उनको गाइडलाइन दे सकते हैं, कैसे उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। तो आज जो है वो प्रोग्राम के अंदर हम यही तमाम चीज़ें बात करेंगे और साथ ही साथ जितने भी वायरल्स हो रहे हैं उस हवाले से बात करेंगे, बच्चों को उन तमाम चीज़ों से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे साथ जो प्रोग्राम के अंदर आज गेस्ट मौजूद हैं वो है डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ। आपको वेलकम करूंगी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है पेशे से और एस्मा एलर्जिक न्यूट्रिशंस भी हैं। वेलकम करूंगी आपको। अच्छा डॉक्टर इब्राहिम, हम बात करें बच्चों के हवाले से और अमूमन हम बच्चों को इसी तरीके से जो है वो गाइडलाइन दे रहे होते हैं यहाँ बैठकर कि बच्चों की बेसिकली जो है वो किस तरीके से ट्रीट होने चाहिए, वो किस तरीके से उनको जो है वो बताना पड़ता है कि आपकी वैक्सीन क्यों ज़रूरी है। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पेरेंट्स मैंने बहुत सारे अभी देखे हैं जो कि वैक्सीन को सीरियसली ही नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं हम बच्चों को वैक्सीन लगवाएंगे ही नहीं। स्कूल से नोटिस भी आ रहे हैं, सर्कुलर भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है पेरेंट्स नहीं लगवा रहे। पेरेंट्स वैक्सीन्स क्यों नहीं लगवाते, इसका एक बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि मिसपरसेप्शंस बहुत हैं, मिथ्स बहुत हैं कि वैक्सीन्स को क्यों लगवाया जा रहा है और वैक्सीन्स में से क्या अफादियत होगी। मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहता हूँ कि जब आप जो पैदाइशी वैक्सीन्स हैं वो जब रेगुलरली लगा रहे होते हैं तो कोविड की वैक्सीन्स लगाने में क्या हर्ज है। तो लोग सामने से जवाब देते हैं कि ये इतनी जल्दी क्यों बन गई, क्या इसमें ऐसा मटेरियल डाला गया है जो हमारे बच्चे को फ़ायदा दे देगा। नो डाउट वैक्सीन्स एक ज़माने में बनती थी बहुत सालों में, टेक्नोलॉजी बहुत डिलेड होती थी। तो मैं हमेशा जवाब में बड़ा आसान सा अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ कि टेक्नोलॉजी आज से 10 साल पहले आपके फ़ोन की क्या थी और आज आप टेक्नोलॉजी से क्या क्या कर सकते हैं और मज़ीद 10 साल में टेक्नोलॉजी से हो सकता है 1% को आप छू भी सकें। तो टेक्नोलॉजी पे सबसे ज़्यादा होता है कि टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट है। तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये नई वैक्सीन्स बनाई गई हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि अब जैसे अगर फ़र्ज़ करें एक और मिसाल लेते हैं कि एक दवाई बनती है, एंटीवायरल्स बनती हैं या एंटी कैंसर्स बनती हैं, एंटी एड्स बनी, ये सब भी रिसर्च के हिसाब से डेली बेसिस पे बन रही होती हैं। डेली लोग कहते हैं कि नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो कई दफ़ा क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं या कैंसर का कोई इलाज नहीं है।
कैंसर का इलाज है लेकिन फर्स्ट स्टेज पे है। जब बॉडी को पूरा ख़राब कर देता है तो इलाज करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें कि क्रॉनिक चीज़ है जिसमें मैल एब्जॉर्प्शन हो गया, उसको इलाज करने में 6 महीने 8 महीने लग सकते हैं। तो इसी तरह वैक्सीन्स का भी यही है कि वैक्सीन्स को बनाने का तरीका जो है वो बड़ा जदीद तरीके से बनाई गई है, और लगाने से आपकी जो इम्यूनिटी बूस्ट है वो होती है, और आपके जो इन्फेक्शंस का जो कंट्रोल रेशो है वो बहुत बढ़ा। और आप देखें कि दुनिया में जिस फुर्ती से डेथ्स हो रही थी उसी फुर्ती से डेथ्स का रेशो कम हुआ। नो डाउट पाकिस्तान में भी बहुत कम हुआ। पाकिस्तान में वैसे ही माशाल्लाह से डेथ रेशो कम था। जो कोविड का रेशो था वो बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी इंटेंसिव केयर का रेशो तब भी दूसरे ममालिक से कम रहा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वैक्सीन से एक जो हमारी जो बिल्टअप ऑफ इम्यूनिटी हुई, एंटीबॉडीज़ बनी, वो बहुत ज़्यादा बनी। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन हो, कहाँ से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है, कहाँ से बात करें? मैं नाजिया गुजरांवाले से बात कर रही हूँ। मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरी 6 साल की बेटी है, वो ये पेट में जो कीड़े हैं इसकी उसको शिकायत है। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। उनकी 6 साल की बेटी है और उसको पेट में कीड़ों की शिकायत है। हाँ, पेट में कीड़ों की शिकायत बहुत कॉमन एक वजह है हमारे मुल्क में, दुनिया में है, लेकिन स्टिल जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे बच्चे नंगे पैर घूम रहे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि पिन वॉर्म्स जाते ही पाँव से हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। दूसरा फीकल ओरल रूट यानी इंसानी फुजला से नाखूनों से फिर हमारी इंसानी फुजला में फिर मुंह से आप खाना खाते हैं और इसी तरह घूमता रहता है। तो उसका आसान तरीका तो यही है कि पहले तो आप डी वॉर्मिंग एवरी 6 मंथ्स बाद हो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत बड़ा इक़दाम किया कि पूरा एक कीड़े मार डी वॉर्मिंग की पूरे मुल्क में। और इसके बाद भी अगर जो बच्चे रह गए हैं उस पर आप 6 महीने के बाद एवरी 6 मंथ्स में डी वॉर्मिंग करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एल्बेंडाजोल आती है, मेबेंडाजोल आती है, ये सारी ड्रग्स आती हैं, वो आप ओवर द काउंटर ले सकती हैं। उनके डोजेस आमतौर पे बॉटल्स पे लिखे होते हैं। डॉक्टर्स के पास अगर नहीं जा रहे हैं तब तो आपने वो देनी है। दूसरा बड़ा आसान और बड़ा अच्छा हल ये है कि जो होम रेमेडीज़ हम कहते हैं उसमें ये कि लौंग और कलौंजी का पानी जो है वो रोज़ाना बेसिस पे बना के पिएं। इससे बड़ा एक फ़ायदा होता है और मैंने देखा भी है और बड़ा एक्सपीरियंस किया है कि उससे जो एग्स होते हैं, लावाज होते हैं, एग्स होते हैं, वो मर जाते हैं। अच्छा। और वो फ्लश आउट होके निकल जाते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे करना होता है। दूसरा कभी कभी पपीते के जो सीड्स होते हैं वो भी क्रश करके उसका पाउडर बना के उसको भी खाने से भी कीड़े जो है अंदर के मर जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी होम रेमेडीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा नाखूनों का बहुत ध्यान रखना होता है, हैंड वॉश बहुत प्रॉपर करना होता है। कीड़े सबसे ज़्यादा आते हैं हमारे नाखूनों से, हमारे रॉ फूड से। मीट जो होता है, अगर जो कोई मीट ऐसा है जिसपे कीड़ा था हमने खा लिया, जिस पे सबसे ज़्यादा ब्लास्टोसाइटोसिस होता है और उसकी डायग्नोसिस भी बहुत कम होती है, उस पर एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा रहता है। तभी कहते हैं गोश्त को अच्छे तरीके से धोना चाहिए, बॉयल सही तरह करना चाहिए, फिर पकाना चाहिए। सेकेंडली हमारा मिलता है फ्रूट्स में, सबसे ज़्यादा अमरूद में मिलता है। अमरूद में आप देखेंगे वाइट कलर के कीड़े होते हैं, वो पता नहीं चलते हैं और हम खा लेते हैं उसको। तो सबसे ज़्यादा उसमें मिलता है और बहुत आसानी से अमरूद अवेलेबल होता है, हर छोटी छोटी रेडियो पे मिल रहा होता है, काट के वो दे रहे होते हैं। दूसरा हमारे जो दूसरे फ्रूट्स होते हैं, एप्पल्स हैं या वाटरमेलन्स हैं, उसके अंदर भी कीड़े होते हैं और जो नज़र नहीं आते कई दफ़ा वो हमारे पेट में चले जाते हैं और इससे कीड़े बहुत ज़्यादा अंदर बन रहे होते हैं। फिर कीड़े बनते हैं, फिर इसके बाद हमारे जो दूसरे कीड़े जो हैं वो मिलते हैं हमारे गार्डन्स में। अब बच्चे अगर जो नंगे पाँव घूम रहे हैं उस पे से जब बच्चा अंदर पिन वॉर्म्स होते हैं वो अंदर बाइट करके और पाँव के जरिए जो है वो हमारी वेन्स मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक ब्रेक पे जाऊंगी नाज़रीन, ब्रेक से वापस आऊंगी और इसी तरीके से इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगी क्योंकि ये बड़ा मसला है और इसको डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि छोटी सी ब्रेक पे जाऊंगी, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह।
वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे डीवॉर्मिंग के हवाले से, और पेट में जो कीड़े हो जाते हैं हमें पता नहीं होता कि वो कीड़े कैसे हो जाते हैं, और मल्टीपल्स की तादाद में वो कीड़े जो है वो बढ़ते जाते हैं और पेट के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, और फिर वो वॉमिटिंग के थ्रू आउट, और फिर जो है आप स्टूल पास कर रहे होते हैं उसके थ्रू आउट जो है वो आपके रिमूव हो रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं बॉडी के अंदर से। और ये जब कीड़े हो जाते हैं तो ये आपके बॉडी का स्ट्रक्चर यानी बॉडी के अंदर का जितना भी सिस्टम है वो ख़राब कर देते हैं। तो डॉक्टर इब्राहिम, हम यही बात कर रहे थे कि जो डीवॉर्मिंग हो जाती है यानी पेट में कीड़े हो जाते हैं, ये कितने हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं? पहला तो नुकसान ये होता है कि बच्चे की भूख मर जाती है। दूसरा, बच्चा अचानक जो है वीक होना शुरू हो जाता है। और कीड़ों की खास बात ये होती है, आप हमारा आयरन खाते हैं, खून पीना शुरू करते हैं। अब खून में 2-3 चीज़ें होती हैं, एक तो हीमोग्लोबिन होता है, दूसरा MCV होता है, तीसरा जो है हमारा होता है B12। जब B12 खाना पीना शुरू कर दे, जो टेप हम सबसे ज़्यादा करते हैं, सबसे ज़्यादा आपके जो बच्चा है उसको नर्व इम्पल्सेस ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, वो लुढ़कना शुरू हो जाएगा, वो बैठना शुरू हो जाएगा, थकना शुरू हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा सडनली। और उसका MCV जो है हीमोग्लोबिन, अगर आप CBC की रिपोर्ट पढ़ें कंप्लीट ब्लड काउंट की, तो उसमें MCV कम हो जाएगा बहुत सीवियरली तौर पे। तो वो कम हो जाएगा तो आपको अचानक जो है ऑक्सीजनेशन मिलना कम हो जाएगी हीमोग्लोबिन को। जब हीमोग्लोबिन भी साथ में कम होगा तो आपको फील टायर्डनेस होना शुरू हो जाएगी, आप हपकपाना शुरू कर देंगे, आप सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकेंगे, आप कोई खेल भी नहीं सकेंगे, याददाश्त आपकी कमज़ोर हो जाएगी, लूज होने लगेगा, आपकी याददाश्त कम हो जाएगी, आपका स्टेमिना कम हो जाएगा, आप खेलने कूदने में बिल्कुल कासिर हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी जो आपको डेली बेसिस की एक्टिविटी को कम कर देगी। सेकेंडली, फिर आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी का सेकंड आपके नंबर पे आता है लर्निंग डिसेबिलिटी। आपको याददाश्त जो है आपकी कम होना शुरू हो जाएगी, आपको एक चीज़ याद आएगी दूसरी चीज़ भूल जाएंगे, दूसरी चीज़ याद करेंगे तीसरी चीज़ भूल जाएगी, एक चीज़ यहाँ रखी हुई है तीसरी चीज़। ये सिर्फ बच्चों में नहीं है, अडल्ट में भी हो सकता है। और अडल्ट में भी हमने बड़े बड़े टेप फॉर्म्स देखे हैं, और बड़े बड़े मतलब 25-25 मीटर के जो है टेप फॉर्म्स जो हैं वो पेट में से निकल रहे होते हैं, और उसको सर्जरी करके निकालना पड़ता है कभी कभी। कई दफ़ा हमने गुच्छे देखे हुए होते हैं कि बिल्कुल पूरा राउंड बना हुआ एक बाउल, और पूरे बाउल ऑफ जो है वॉर्म्स अंदर होते हैं। दूसरे हमने देखे हैं छोटे छोटे कीड़ों के जो है हर जगह पे पूरे इंटेस्टाइन में फैले हुए होते हैं। तीसरे होते हैं कलर्स, कुछ रेड कलर के होते हैं, कुछ वाइट कलर के होते हैं। ट्रीटमेंट वही है कि डीवॉर्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, कई दफ़ा जब हमारा B12 और हीमोग्लोबिन कम होता है तो ख़ास बात यह है कि हमारा हार्ट पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। हमारा हार्ट जो है जो पंप करना कम कर देता है, उस पर आपके नीलापन करना शुरू कर देता है, बच्चा बार बार बीमार हो जाएगा, बार बार रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस का शिकार होगा, नमूनिया होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जितने वॉर्म्स डेवलप हो रहे होते हैं वो ज़्यादातर लंग्स में हो रहे होते हैं, उनकी जितनी मिकदार ज़्यादा होगी लंग्स में उतने ही आपको डिस्ट्रेस फील कराएगा, आपको सांस लेने में दुश्वारी पैदा होगी। वहाँ से वो लंग्स में से निकल के वो जब मैच्योर होते हैं फिर पेट में जाते हैं, तो पेट में शदीद किस्म का दर्द होना शुरू होता है, डायरिया कई दफ़ा शुरू हो जाता है, कई दफ़ा आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, कई दफ़ा आप अनहेल्दी रहते हैं, बिल्कुल आपको मज़ा नहीं आता, आपको खाने पीने में मज़ा नहीं आता, आपको टेस्ट डेवलप बंद हो जाता है, आपके टेस्ट बड्स कम हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं कि जिसमें आप सिक फील करना शुरू करते हैं। तो डीवॉर्मिंग ज़्यादा बेटर होता है कि एवरी 6 मंथ्स या 1 साल में ज़रूर करवाएं हर बच्चे को। अगर आपको कहीं भी नोटिफिकेशन हो रही है कि इसके हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, या बच्चा टायर्ड हो रहा है, या बच्चा पेल हो रहा है, खाना खाना कम कर रहा है, ज़िद्दी हो रहा है, इरिटेबल हो रहा है, स्टबन हो रहा है, तो आपने फ़ौरन ही जो है उसको डीवॉर्मिंग पहले करनी है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि खाना जो है ना वो कम कर देता है, यानी खाने की खुराक जो है वो कम हो जाती है, लेकिन बहुत सारे मैंने ऐसे ही बच्चे देखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खाने भी शुरू हो जाते हैं, यानी इतना ज़्यादा खाना खाते हैं लेकिन उनकी बॉडी पे लगता नहीं है, वो मेल एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। उसमें ये होता है कि खाना इसलिए खाते हैं कि जब ढेरों किस्म के कीड़े होंगे अंदर, जब आप खाना खाएंगे ऑफ कोर्स दे हैव टू ईट, क्योंकि सारा वो इंटेस्टाइन में है, वो खाना खा लेते हैं वो आपका, वो B12 भी चूस रहे होते हैं और खाना भी खा लेते हैं, तो एनर्जी बनती नहीं है। तो आप खाना तो ज़्यादा खा रहे होते हैं, एनर्जी नहीं बनती, फिर एनर्जी अगर नहीं बनेगी तो आपकी बॉडी मास नहीं बनेगा, मतलब ये बल्कि बॉडी मास कम हो जाएगा। ये भी अलामत हो सकती है, यानी पेरेंट्स जो है वो ये देखें, नोटिस करें कि अगर बच्चा हर थोड़ी देर बाद आपसे खाना मांग रहा है और अच्छी खुराक मांग रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उसको लग नहीं रहा, उसकी बॉडी जो है वो अच्छी ग्रो नहीं कर रही, तो फिर ये भी अलामत हो सकती है कि दो चीज़ें हैं, एक तो बॉडी पे लग नहीं रहा,
या फिर एनर्जी नहीं बन रही है। सही। ठीक है, अगर बच्चा खा रहा है लेकिन एनर्जी इसकी बरकरार है, बच्चा पढ़ने में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, हर चीज में अच्छा है, लेकिन मैल एब्जॉर्ब्ड है, मतलब लीन है, एक मैल एब्जॉर्ब्ड नहीं है, लीन है, तो आप उसको दूसरी कैटेगरी में लेते हैं। एक बच्चा वेट अचानक लॉस हुआ, एनर्जी भी लॉस कर रहा है, लर्निंग भी लॉस कर रहा है, स्टेमिना भी लॉस कर रहा है, स्पोर्ट्स में भी वीक हो रहा है, फिर आपको ये फील करना है कि नहीं यार इसके अंदर कोई प्रॉब्लम जरूर हो रही है, तब आपको उसको। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात करें? हमारी कॉल ड्रॉप हो गई जी। तो ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें। दूसरा, आपके वॉर्म्स में सबसे और ख़ास चीज़ ये होती है कि अगर जब आप डीवॉर्म कर रहे हैं तो शक व शुबात के हिसाब से आपको पूरी फैमिली को डीवॉर्म करना होगा। ओके। मतलब सब पूरे घर को आपको दवाइयाँ देनी है, क्योंकि ये आपको नहीं पता कि किसके पेट से कीड़े आपके बच्चे के अंदर गए हैं। कहीं ना कहीं कोई अडल्ट था जिसकी वजह से ये कीड़े वहाँ पे गए हैं, तो उसको आपको बहुत सफाई का ध्यान रखना है। दूसरा, अडल्ट भी डीवॉर्म होंगे। ठीक है, जो अभी कॉलर हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर इब्राहिम, वो ये कह रहे हैं कि मेरा जो 7-8 साल का बच्चा है उसको शुगर डायग्नोस हुई है, और शुगर के बाद यानी जब वो डायबिटिक पेशेंट बन चुका है तो उसकी जो है वो अब शुगर नीचे नहीं आ रही, कुछ लापरवाही भी करता है और साथ साथ ज़िद्दी भी बहुत ज़्यादा हो गया है, स्टबन भी हो गया है और रोना धोना चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं होती। देखिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए पहले तो स्टार्ट कैसे होता है थोड़ा सा हम बता देते हैं कि डायबिटिक बच्चे जो होते हैं वो स्टार्ट कैसे होते हैं। फर्स्ट, अचानक जो है बच्चा आपके पास दो किस्म से आएगा। एक तो जुवेनाइल डायबिटीज़ में डायबिटीज़ टाइप 2 कहते हैं इसको, इसमें डायबिटीज़ टाइप 1 सॉरी जुवेनाइल डायबिटीज़ होती है। कई दफ़ा बच्चा आएगा अचानक वेट कम इस पर, अचानक बिल्कुल वेट कम हो जाएगा और सडनली जो है वीक होना शुरू हो जाएगा। अब आपके और यूरिन पेशाब जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये आपको पहले तो डायग्नोसिस बनानी है कि ये है अलामत है और इस वजह से कई दफ़ा शुगर कंटेंट आपकी बॉडी में आ गई है। उसकी पहली डायग्नोसिस तो बनती ही यूरिन डीआर पे है, पेशाब का जो हम टेस्ट करवाते हैं उसमें अगर शुगर लेवल कहीं ज़्यादा आती है, ग्लूकोज लेवल, तो आपको फ़ौरन ही डॉक्टर के साथ रुजू करना है। अब उस पर आपको देखना है कि आपके फैक्टर्स कहते हैं HbA1c करा के देखना है इसमें क्या आता है इसमें। दूसरा, आपको ये देखना है कि बच्चे की जो डाइट थी वो कैसी है, ओबेसिटी थी या अचानक वेट कम हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा था इसका, जीन्स में इसकी किसी को शुगर थी या नहीं थी। अब बच्चे को अगर जुवेनाइल डायबिटीज़ था और 8 साल का बच्चा है तो 8 साल तक इसके पैनक्रियास ने इंसुलिन के लिए काम किया और अब वो काम करना छोड़ दिया उसने, तो उसको इंसुलिन पे ले आया। ऑफ कोर्स, अब सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है इंसुलिन है। अब बच्चे करते क्या है कि 2 चीज़ों पे आपको ट्रीट करना है इसको, एक तो डाइट फैक्टर और दूसरा इंसुलिन। सही। इंसुलिन के बहुत ख़ास औकात हैं, उस पर आपको इंसुलिन लगाना बहुत ज़रूरी है। डाइट चार्ट बना के डाइट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फिर रेगुलरली एक्सरसाइजेज, वॉक, इससे आपकी चीज़ें मेंटेन रहती हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर भी यूज़ करना ज़रूरी है। जब आप वॉक करेंगे, बच्चे को वॉक कराएंगे तो भी इसको यूज़ करना शुरू हो जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप जब इंसुलिन दे रहे हैं तो इंसुलिन के डोजेस वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन को रखने का तरीका, इंसुलिन को लगाने का तरीका, कहाँ लग रही है, कैसे लग रही है, किस तरह लग रही है, सबका ख्याल रखना है। फ्रिज में रखी है नहीं रखी, बाहर तो नहीं रख दी है। अब कई दफ़ा अब 2 तरफा लोग हैं। एक हमारे पास लोग होते हैं जो अमीर हैं, जो पैनलेट्स इजीली अफोर्ड कर लेते हैं। कुछ लोग सिर्फ आसान वाला जो हमारा सस्ता वाला इंसुलिन है वो इसको यूज़ करते हैं। अब उसके लिए सिरिंजेस चाहिए होती हैं डेली बेसिस पे। उसको जो इंसुलिन है उसको फ्रिज में रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई दफ़ा आपकी चीज़ें मेंटेन इसलिए नहीं हो रही होती कि कई दफ़ा फ्रिज में नहीं रखा होता। अगर फ्रिज नहीं है तो आप मटके के पानी में रख दें, सबसे आसान हल है। वो भी उस डिग्री ऑफ टेम्परेचर पे मेंटेन करेगा उसको, अगर आपके पास फ्रिज नहीं है। दूसरा, आपके बच्चा लगा रहा है, कब लगा रहा है या नहीं लगा रहा, नोटिस करना पड़ेगा। नोटिस करना बहुत ज़रूरी है।
कई दफ़ा आपने प्रॉपर तरीके से इंसुलिन लाया है नहीं लाया है, तो ये आपको एक शेड्यूल चार्ट बनाना होता है, आपको बड़ा सा पेपर लेना होता है, हर हफ्ते का एक चार्ट मेंटेन करना होता है कि बच्चा डाइट को और इंसुलिन को मैनेज करना है। फिर अगर फ़र्ज़ करें कई दफ़ा इंसुलिन रेजिस्टेंट ऑफ लो डोज पे होता है तो हमें इंसुलिन के दूसरे बढ़ाने होते हैं। अब इंसुलिन भी अलग अलग किस्म की आती हैं, कुछ 18 घंटे की है, कुछ 12 घंटे की है, कुछ 24 घंटे की हैं, कुछ 8 घंटे की हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की इंसुलिन जो है वो हमें यूज़ करानी होती है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो है, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, इनको बहुत बेहतर तरीके से बता सकता है कि आपको इंसुलिन के कितने डोजेज लेने हैं। बेसिकली 0.1 यूनिट पर केजी के हिसाब से इसका डोज बनता है। अब उस हिसाब से आपको इंसुलिन निकालना होता है। अगर फ़र्ज़ करें कि आपने 2 इंसुलिन ली है, वाइट और नॉर्मल और रेगुलर, तो आपको पहले रेगुलर भरनी है, फिर इंसुलिन भरनी है, पहले वाइट भरनी है, फिर क्लियर वाइट भरनी है। ठीक है। उसको भर के फिर आपको लगानी है। लगाने का तरीका आपको प्रॉपर आना चाहिए कि आपको हर दफ़ा अपने आप पे अगर यहाँ पे लगा रहे हैं तब भी आपको पता होना चाहिए। हर रोज़ आप साइड चेंज करते हैं, फिर जब यहाँ पे अगर कहीं स्वेलिंग हो गई तो फिर पाँव पे लगाना शुरू करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जिस पे आपको लगानी पड़ती हैं। एक साइड आप प्रॉपर रोज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इंसुलिन की सिरिंजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंसुलिन की सिरिंज डिफरेंट होती हैं, उस सिरिंज को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। कई दफ़ा लोग क्या करते हैं कि इंसुलिन की सिरिंज नहीं लेते हैं, नॉर्मल सिरिंज ले लेते हैं, नॉर्मल 1 cc की सिरिंज लेके लगा रहे होते हैं। उसमें अगर आपने 10 यूनिट्स भरे हैं या 20 यूनिट्स भरे हैं, आपको लगाना है 30 यूनिट्स। आपने 30 यूनिट्स भरे, आपने जब पुश किया तो सिर्फ 15 यूनिट लगे, 15 यूनिट नहीं लगेंगे। अच्छा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों उस पर रह जाती है। जब आप पीछे करेंगे तो दोबारा 15 यूनिट आ जाएंगे। ओके। तो आपको इंसुलिन सिरिंज ही लेनी है, डेली बेसिस पे चेंज करनी होती है इंसुलिन। दूसरा, इंसुलिन रखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, क्लोज आई विजन रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे ने लगाया है नहीं लगाया। अगर आपने बच्चे पे भरोसा कर लिया है या वालदा पे भरोसा कर लिया, वालदा के 4-5 बच्चे हैं, अब वो भूल गई, अब उसने कहा मैंने तो लगा दिया था। अब इसमें बहुत बड़ी एक कॉम्प्लिकेशन बनती है जिसको हम कहते हैं रिस्पांसिबिलिटी बड़ी अच्छी निभानी है। हम इसको कहते हैं कंप्लाइंस पुअर। जब कंप्लाइंस पुअर होते हैं तब ऐसी सिचुएशन बनती है। दूसरा, खाने के औकात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ब्रेकफास्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने के बाद लगानी है ना जी। और लेकिन सबसे नहीं, खाने से पहले लगानी होती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है कि आपको खाने के औकात वेरी इंपॉर्टेंट। खाना है बार बार। अच्छा। हर 4 से 6 घंटे के बीच में स्मॉल डाइट्स लेने, यानी पेट खाली नहीं रखना। पेट खाली नहीं रखना। शुगर कंटेंट को आपको कम से कम रखना है। नाश्ता प्रॉपर करना है, दोपहर का खाना भी प्रॉपर खाना है, रात का खाना भी प्रॉपर खाना है, लेकिन अर्ली खाना है। सही। DR थोड़े दिन बाद आपको यूरिन करा के चेक करना है कि उसमें शुगर कंटेंट कम हुई या नहीं हुई। ओके। फिर आपको ये चेक करना है, इंसुलिन जब जा रही होगी तो पेशाब की क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो वो आपको देखना है। तो ऐसी ये सारी चीज़ों से चीज़ें खुद ब खुद जो है नॉर्मलाइज हो जाती हैं। और फिर मैंने नहीं देखा जो इस चीज़ों के बावजूद भी कि इंसुलिन अपना शुगर लेवल जो है वो बढ़ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरीके से बच्चे लापरवाही कर रहे होते हैं, बच्चे जो है वो मीठा खाने की ज़िद कर रहे होते हैं, तो उनको मीठा ना खिलाएं, क्योंकि अभी अर्ली एजेस की उनकी शुगर होती है, तो इसमें कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी होता है। और जैसे कि डाइट प्लान आपको फॉलो करने को कहा, उस डाइट प्लान को फॉलो करके बच्चों को वो तमाम चीज़ें दें जो कि उनकी डाइट का हिस्सा बन सकती है, और उससे उनकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी। और साथ ही साथ ये जो इंसुलिन का तरीक़ेकार है, इसको प्रॉपर कर लें, इसको अच्छे तरीके से लगाना शुरू कर दें, तो बच्चे जो है वो कभी भी जो है उनकी शुगर इंक्रीज़ नहीं होगी, बल्कि नॉर्मलाइज ही रहेगी। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, मुस्कुराते सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, बहुत सारी बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं जो कि हम लोग पिक नहीं कर पाते हैं, हम लोग देख नहीं पाते कि बच्चे जो है वो किन चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने मुँह से बयान नहीं कर पाते कि उनको तकलीफ़ क्या है, और वालिदैन भी उस चीज़ को देख नहीं पाते या उस चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते कि बच्चों के साथ बेसिकली प्रॉब्लम हो क्या रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है प्रोग्राम के थ्रू आउट बैठ कर हम यहाँ पर डिस्कस करें और कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के मसाइल को जो है वो हल करें। और जिस तरीके से बच्चे जो है वो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, तो उनको जो है वो एक नया सॉल्यूशन दे सकें, यानी पेरेंट्स को थ्रू आउट जो है वो बच्चे ज़रा कंफर्टेबल महसूस कर सकें। और जिस तरीके से हमारे पास कॉलर्स भी आ रही हैं बड़ी तादाद में, और कॉल्स जो हैं वो इस तरीके से बात कर रही हैं
हैं, यानी कॉलर्स में हमारे पास तरह तरह के लोग जो है वो अपने मसाइल बता रहे होते हैं। तो एक और जो अभी कॉलर थी डॉक्टर साहब, उन्होंने यही कहा कि उनकी 1.5 साल की बच्ची है और वो जो है वो खुराक नहीं लेती और खाना पीना सही से नहीं खाती और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी भी होती है। उसको ज़बरदस्ती जो है वो कोई ना कोई डाइट देनी पड़ती है, तो दलिया बना के या तो पतली सी खिचड़ी बना के उसके मुँह में डालनी पड़ती है, वरना अदरवाइज़ वो खाती ही नहीं है। तो ये बच्चों का बड़ा प्रॉब्लम है कि वो डाइट लेने में भी बड़ा मसला करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये मसला शुरू होता है जब बच्चा 6 महीने का होता है, जब आप बच्चे को प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं देते हैं। 6 महीने का बच्चा माइलस्टोन डेवलप कर रहा होता है च्यूइंग हैबिट वाला। उस वक्त आप मोस्टली ऐसी सिचुएशन में कई दफ़ा आप प्रोसेस फूड पे जा रहे होते हैं। जैसे आपने दूध पिला के फारिग हुए 6 महीने, अब दूध तो पिला रहे हैं लेकिन हर चीज़ उस सोच से, या पहला ज़्यादातर बच्चा होता है तो उस सोच से आप सबसे ज़्यादा कर रहे होते हैं कि प्रोसेस फूड दे रहे होते हैं मशीन में ग्राइंड करके लिक्विड के तौर पे, तो उसकी च्यूइंग हैबिट नहीं आती। दूसरा, जब बच्चा को आप थोड़ा सा 8 महीने 9 महीने का होता है, जब बच्चे को आप खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, माइलस्टोन तो आया नहीं है, आप करते क्या, ज़बरदस्ती फिर इसको चम्मच से डालने की कोशिश करते हैं, तब वो बच्चा खाता नहीं, रिफ्यूज़ करता है चम्मच से। वो चम्मच से, अब उसको पहले तो चम्मच से फ़ौन कराना है कि ये फ़ौन हो जाए कि चम्मच मेरी बड़ी अच्छी चीज़ है, दोस्त है। अब आपने जब यहाँ पकड़ा और चम्मच से ऐसे खिलाया तो बच्चा उसी वक्त इरिटेट हो जाएगा कि ये तो मेरी दुश्मन है। जैसे सिरिंज से बच्चा रोने लग जाता है, ऐसे बच्चा उससे रोना शुरू हो जाएगा। तो बच्चे को पहले तो फ़ौन कराना है चम्मच से, और उस बाउल से या जो भी चीज़ें हैं उसकी चीज़ों से कराना है। बच्चे से खेलने दे उस चम्मच से, कि उसको पता हो कि यार क्या करे। ज़्यादातर आपने बच्चा देखा होगा हर चीज़ मुंह में लेता है, तो आप चम्मच से भी फ़ौन कराएं कि चम्मच भी मुंह में ले। अब चम्मच में कुछ नई नई चीज़ें लगा के आप देते रहें उसको, तो बच्चा उसको चबाता रहेगा या लिक करता रहेगा। तो इसके बाद इसकी चीज़ें आना शुरू होंगी, इसके टेस्ट बड्स डेवलप्ड होंगे। कुछ मायों की गलतियां ये होती हैं कि वो बाहर के फूड्स पे चली जाती हैं। बच्चा जब 6 महीने 8 महीने, वो लिक्विड फूड होते हैं, उसको खिलाया, अब उसकी सोच में आ गया मुझे शुगर कंटेंट ज़्यादा खाना है और शुगरी चीज़ों पे ज़्यादा चला जाता है। अब आप जब टेस्ट बड को बनाना शुरू करते हैं तब वो खाता नहीं है। सॉल्ट उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है मिर्ची क्या होती है, और अच्छा नहीं लगता फिर क्योंकि वो आपने बाहर की चीज़ों पे लेके गए आप। अब उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसको मोनोसोडियम ग्लूकोनेट ऐड किया जाता है, बहुत सारी चीज़ ऐसी की जाती है जो हमारे फ्रंटल ऑफ द टंग है उसमें से टेस्ट बड्स डेवलप्ड होते हैं। अब उसमें जब टेस्ट बड्स डेवलप्ड होते हैं तो आपकी जो माइलस्टोन्स है वो आपका माइलस्टोन्स जो च्यूइंग हैबिट वाला है वो कम हो जाता है, और लिक करने वाला या पीने वाला ज़्यादा हो जाता है। आप ऐसे उतार लेते हैं, खाते नहीं हैं, वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको ये देखना है कि आपका बच्चा जो है कुछ भी तो नहीं खा लेता, या कुछ भी तो नहीं खिला देती हैं आप इसको। जैसे अगर फर्ज करें बच्चा को आपने टाइम नहीं दिया, या वर्किंग मदर हैं, या कोई और खिला रहा है घर में, तो कुछ भी खिला दे, मतलब बिस्किट मुंह में दे दिया, चिप्स मुंह में दे दी, पेट भरना चाहिए। तो माएँ कहती हैं कुछ तो खा ले डॉक्टर साहब। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हंगर फील करा के फिर आप खाना खिलाओ। हर खाने के बीच में 4 से 5 घंटे का वक्फा होना चाहिए, जैसा हमारा होता है। अगर 4 से 5 घंटे का वक्फा नहीं होगा तो कभी भी आप इसको खा नहीं सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूख नहीं लगेगी, हंगर फील नहीं होगा। तो हंगर फील होगा तो आपको भूख लगेगी, आप खाने पे आएंगे, मांगेंगे खाना। सेकेंडली, खाने को लेके नहीं जाना है, बच्चे को खाने तक लेके आना है। जैसे हमारी सारी सुन्नत के तरीके हैं, जो नो डाउट बड़े अफसोस की बात है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो हमें ज़्यादा फॉलो करती हैं, हम उसको कम करते हैं। उनके एक टेबल मैनर्स होते हैं, आप देखिएगा अगर वेस्टर्न में आप देखें तो टेबल मैनर्स के बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं घर में, कि होंगे तो बड़े साइलेंटली खाएंगे, सब लोग खा रहे होंगे, नो डाउट वो उल्टे हाथ से खा रहे होते हैं या जो भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, लेकिन हमें बहुत इंपॉर्टेंट, हम एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरल चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे सुन्नत वाली चीज़ों पे जाएं। अच्छा, उनके बच्चे खामोशी से ट्रेन हुए अब बच्चा जो है, माएँ कहती हैं डॉक्टर साहब हम तो गैजेट्स दिखाते हैं, गाने सुनाते हैं तो ये खा लेता है। टैब हाथ में, तो अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या बच्चे को सिखा रहे हैं? आप सारा दिन तो गाने सुन रहे हैं, उसका इंटेंशन ही कहाँ पहुँच जाता है। अब गैजेट्स के कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो एक दिन वो भी डिस्कस कभी करेंगे। तो गैजेट्स के साथ वो खाना खा रहा है, फिर बिस्मिल्लाह आप नहीं पढ़ाते हैं,
यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं करते हैं, फिर ले लेके खाने को भाग रहे हैं, यानी कोताहियां हैं बहुत फिर सारी। बच्चे को कई दफ़ा बड़ा हैरेस किया जाता है, एक पाँव से पकड़ के फिर हाथ पकड़ के और मुंह में डाला देसी जा रहा माओं का है। तरीक़ेकार ऑफ होता है कोर्स ये बहुत गलत तरीके होते हैं, आप बच्चे को दुश्मन बना रहे हैं खाने का। आपको फ़ौन लेके आना है। फिर साथ में आपके खाने का स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसी बच्चे को टेक्सचर और टेस्ट का कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको टेस्ट और टेक्सचर को चेंज करके देखें, कैलोरीज देखें। आप बहुत सारे साइट्स ऐसे हैं जहाँ पे कैलोरीज की पूरी रेसिपीज़ दी हुई होती हैं, अब उस कैलोरीज को पूरा करें और साथ में जो है आपने उसको किसी भी दूसरी प्रोडक्ट से आपने इसको पूरे इसकी जो कैलोरीज हैं एनर्जी को है पूरा कर लिया। अब मील खिलाना है, मील से भगाना नहीं है। अब बच्चा भाग रहा है, आप पीछे पीछे भाग रहे हैं, एक एक चम्मच खिला रहा है, पूरा घर खिला रहा है, तो ये थोड़े से टेबल मैनर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे जाकर 1.5 साल का बच्चा है तो आपको देखना है हीमोग्लोबिन कम तो नहीं हो गया सडनली, विटामिन डी की तो कम नहीं हो गया, बच्चा छुप छुपा के कुछ और चीज़ें तो नहीं खा लेता, आपके सामने आ रहा है तो आप इसको खिला रहे हैं लेकिन कुछ और कुछ और खा लेता है, पीछे से कोई और कुछ खिला देता है, कहीं और जा रहा है, अगर कंबाइंड फैमिली में तो कोई और कुछ खिला देता है, आप जब खिलाने बैठते हैं तो खाता नहीं है, फिर आप टेंशन स्ट्रेस ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, माएँ रोना शुरू कर देती हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रोटोकॉल्स को अगर फॉलो करें तो डाउट नहीं है, और परसेंटेज बता दूँ 100% बच्चा आपके खाने पे आ जाएगा। सिर्फ आपको सिर्फ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है जो आपको मैंने बताई। ठीक है, और यही छोटे बच्चे होते हैं, अगर मैं बात करूं 6 से जो है वो साल के दरमियान के जो बच्चे होते हैं, इनको कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत बहुत रहती हैं। क्या ग़िज़ा का कोई मसला होता है या क्या जो है इनकी डाइट रूटीन की वजह से ऐसा होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं बच्चों को, कि जो है एक एक सिरप का जो है डोज देना पड़ता है ताकि उनकी कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ हो सके। कॉन्स्टिपेशन का पहला फैक्टर जो है ना उसको कहते हैं कब्ज़। लोगों के कॉन्सेप्ट है कि 3 दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है, लेकिन सॉफ्ट कर रहा है, तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब हार्ड स्टूल, चाहे वो 1 दिन में करे, चाहे 2 दिन में करे, 3 दिन में करे, हार्ड हो तो प्रॉब्लम है। पहले तो यही वाली चीज़ है कि आपको ये देखना है कि आपने टॉयलेट ट्रेन करते हुए क्या इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को उस बच्चे पे अपनाया है, नहीं अपनाया। अब कई दफ़ा जब बच्चा टॉयलेट ट्रेन हो रहा था उस पर कॉन्स्टिपेशन के सबसे ज़्यादा चांसेस होता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आपको जेनेटिकली देखना है कि घर में किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं है, तो इस पे आएगा कि नहीं आएगा। ऑफ कोर्स ये जीन्स में आएगा। दूसरा जब कॉन्स्टिपेशन हो रहा होता है बहुत सीवियर, तो हम ये देखते हैं कि थायराइड तो नहीं है, हाइपोथायराइड की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है। ओके। तीसरा दूध की कंटेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं पी रहा होता। ठीक है। तीसरा एक हर्शबर्ग डिजीज होता है और एनएल, यानी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आप बता रहे हैं कि कब्ज़ की शिकायत बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही होती है और बच्चा जो है वो बड़ा पैनिक क्रिएट करता है ऐसे में। और हम देख रहे होते हैं कि जो 6 से साल का अरसे का ड्यूरेशन होता है उसमें माएँ बड़ी परेशान हो रही होती हैं, और माएँ जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं बच्चे के लिए भी कि भाई क्यों नहीं जो है वो स्टूल पास हो रहा, और बार बार जो है वो बड़ी पैनिक खुद भी हो जाती है और बच्चे को भी बड़ा पैनिक क्रिएट करना जो है शुरू कर देती है। और जब बच्चा पैनिक क्रिएट हो जाता है, पैनिक हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो रोना शुरू कर देता है, स्टबन होना शुरू कर देता है, तो उसकी वजह से मसाइल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पेरेंट्स की यही अमूमन शिकायत होती है कि बच्चे के साथ कॉन्स्टिपेशन के मसाइल हो क्यों रहे हैं, और अगर हम ग़िज़ा उसे खिला भी रहे हैं या पूरी एक रूटीन चार्ट बनाई हुई है और उसे अगर रूटीन चार्ट को हम फॉलो भी करवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये शिकायत हो रही है। मैंने वही बताया ना कि आपको पहले ढूंढना है कि है क्या। थायराइड ढूंढना है कि पहले तो जेनेटिक्स ढूंढना है, फिर आपको ढूंढना है कि बच्चे का दूध का कंटेंट बहुत ज़्यादा है कि नहीं है, फिर आपको ढूंढना है कि आपकी जो हर्शबर्ग डिजीज़ तो नहीं है। हर्शबर्ग डिजीज़ ये होती है कि आपकी आंतों में से कुछ हिस्सा आंतों का नर्व इम्पल्स कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके वहाँ से जो इंसानी फुजला आगे जा नहीं सकता, और वो जाता भी है तो बहुत कम मिकदार में जाता है। और अगर पीछे अगर हार्ड स्टूल है और आगे पीछे की तरफ अगर सॉफ्ट स्टूल आ रहा है तो वो पॉटी में अपने जो अंडरवेयर्स होती हैं या पैंटीज होती हैं उस पर निकल जाती हैं, उसको हम कहते हैं एनकोपरेसिस, जो सीवियर हर्शबर्ग या सीवियर कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है एनकोपरेसिस। सेकेंडली होता है एनल स्टेनोसिस, यानी पॉटी की जगह बहुत छोटी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है क्योंकि वो स्टक हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है। किसी बच्चे का स्टूल बनता ही ब्रिस्टल है, हार्ड, ऑयल की कमी होती है, तो हम कहते हैं कि उसको फाइबर और ऑयल ज़्यादा दो, उससे भी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। दूध का कंटेंट बिल्कुल कम करना होता है, शहद में पानी मिला के बहुत बाकायदगी से दें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है।
स्पोगॉल के सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत एक छोटा सा होम रेमेडी है कि स्पोगॉल के सीड्स जो होते हैं, बीज, उसको आप पानी में बॉईल करें, उसके बाद उस सीड्स को निकाल दें, पानी जो है थोड़ी देर में जेली बन जाएगा, वो बहुत फाका देता है वो जेली खिलाने से। वेरी गुड फाइबर। फाइबर में सब्जियां इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सब्जियां इस्तेमाल करें, सलाद के पत्ते क्रश कर करके इसको खिलाएं। तीसरा, पपीते के जूस, पपीता तो खाना होता है, पपीते का जूस भी बहुत अच्छा और बहुत अच्छी काम करता है। दूसरा, मैंने एक छोटी सी अच्छी होम रेमेडी है, वो है ऑयल्स की, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल और कैस्टर ऑयल। उसकी मिकदार 1 चम्मच बना लें और डेली बेसिस पे दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा पिला दें बच्चों। दवाइयाँ देने से पहले हम इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हम होम रेमेडीज़ पर अगर कोई चीज़ ठीक कर सकते हैं या फिर कोई बीमारी ना हो तो हम वैसी कॉन्स्टिपेशन को दवाइयों के बगैर ठीक कर लेते हैं। कि वो सिरप्स अगर देने हैं तो फिर वो बहुत लंबे अरसे देने हैं, और मेडिसिन देने से बेहतर है कि होम रेमेडी पे आप इसको ठीक कर लें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हाई फाइबर में आते हैं आपके, केला बहुत अच्छा हाई फाइबर है, एप्पल्स बहुत अच्छा हाई फाइबर है, ये भी देने, आपको फ्रूट्स देने बहुत ज़रूरी हैं, तो हाई फाइबर डाइट दें। दूसरा, प्रून्स आते हैं, प्रून्स के जूस मिलते हैं, सही, फाइबर के सिरप्स मिलते हैं। दूसरे, कुछ ऐसे पॉलीग्लिसरॉल के जो है सैशेज मिलते हैं, वो आप दें। तो ये पहले आप दवाइयों से बच जाएंगे और इसके बाद आप फिर डॉक्टर के पास जाएं, या अगर आप पहले से ही जाने से पहले, डॉक्टर के पास जाने से पहले ये 2 टेस्ट जो मैंने बताए, थायराइड का और बेरियम जो अनीमा जो है, अगर एक्सरे वो आप कराते हुए जाएंगे तो डॉक्टर को आसानी हो जाएगी देखने के लिए, उसको ट्रीटमेंट लिखना आसान हो जाएगा। बहुत सारी माएँ मैंने ऐसी देखी हैं डॉक्टर इब्राहिम कि वो ना आलू को बॉईल करके, बच्चे को मैश करके और उसमें हल्का सा सॉल्ट डाल के ना वो खिलाना शुरू कर देती हैं, और डाइट के अंदर एक टाइम उन्होंने वो दे दिया, एक टाइम उन्होंने सेरेलैक बना के दे दिया। तो क्या ये भी शिकायत होती है कि आलू बच्चे के लिए अच्छा साबित होता है या फिर बुरा भी साबित हो सकता है? 2 किस्म के आलू हैं, एक जो आलू हम खाते हैं और एक जो है मीठे आलू होते हैं, स्वीट पोटैटोज। स्वीट पोटैटोज इज़ अ गुड कार्ब्स, और पोटैटोज ये जो हम खा रहे होते हैं वो जो बैड कार्ब्स होते हैं। तो स्वीट पोटैटोज बना के आप खिलाएं, कोई मसला नहीं होता, गुड कार्ब्स होते हैं, उसकी जो स्वीट की कंटेंट होती है वो कम होती है। लेकिन जितना आलू खिलाएंगे उतना ओबेसिटी बढ़ेगी आपकी। ओबेसिटी को फिर कम करना बहुत कम मुश्किल हो जाता है। और ज़्यादातर बच्चे, आपको पता है फ्रेंच फ्राइज के कितने शौकीन है और फ्रेंच फ्राइज खा रहे होते हैं। अगर फ्रेंच फ्राइज खिलाने भी हैं, अगर एयर फ्रायर में आप मीठे वाले पोटैटोज जो हैं उसको आप तल लें, एयर फ्रायर आ रहे हैं तो पानी में जो तलने होता है, उससे बच्चा आपकी ओबेसिटी का शिकार नहीं होगा और आगे जाके बच्चे के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं होंगे। सही, यानी आप आलू खिला सकते हैं, लेकिन स्वीट पोटैटो आप कह रहे हैं कि वो खिलाएं, और ये जो है और आयोडीन मिला नमक खिलाएं, उस पर तो कोई मसला ही नहीं, आयोडीन मिलाया नमक जो है उस पर कोई टेंशन नहीं होता। सही। और क्या मजीद हमें डाइट के अंदर बच्चों को लेके आना चाहिए जो कि नॉर्मल अच्छी डाइट होनी चाहिए? ज़्यादातर अच्छी डाइट में आपके, पहले तो अगर अंडे से आपको एलर्जी नहीं है तो अंडा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्स, बॉयल एग्स या तल के एग्स दे दें, इसमें ऑयल की कंटेंट कम रखें, या फिर सोयाबीन का ऑयल यूज़ करें। ज़्यादातर सोयाबीन बहुत अच्छा प्रोटीन होता है हमारी बॉडी के अंदर, और सोयाबीन यूज़ कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, वो यूज़ करें, उसकी प्रोटीन्स भी निकाल सकते हैं, उसकी प्रोटीन्स पी भी सकते हैं और उसकी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल को भी बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा एक ऑयल है। तो उसको अंडे को तल लें उसमें, या आप किसी मीट को श्रेड कर लें और मैश कर लें 85% या 60%, और उसके बाद आप बच्चे को स्टार्ट करें। जब बच्चा 1 साल 1.5 साल का होता है तो बच्चे के अंदर हाई प्रोटीन्स जाएंगी। जब हाई प्रोटीन जाएंगी तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर जो है न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती। यानी 1 साल बाद थोड़ा थोड़ा जो है बच्चे को खिला देना चाहिए। सबसे ज़्यादा आदत देखें, सबसे ज़्यादा घर की चीज़ों की आदत करेंगे तो बच्चा जो है आपके घर की चीज़ों पे जाएगा। आपने जितनी बाहर की चीज़ों की आदत की, बच्चा उसी डिमांड एंड ऑफर के चक्कर में बाहर चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरीके से माएँ और वालिदैन जो है वो कर रहे होते हैं बच्चों के साथ कि बाहर की ग़िज़ा में उनको ज़्यादा जो है वो ले आते हैं और उनको जो है यूज़ टू बना देते हैं बाहर की ग़िज़ा का, तो कोशिश करें कि घर की ग़िज़ाओं पे लाएं, और 1 साल के बाद जो बच्चे को जो है वो घर में अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ बना के खिलाएं, तो बच्चे का टेस्ट बर्ड भी चेंज होगा और बच्चा जो है वो शौक से खाएगा। बहुत शुक्रिया इब्राहिम यूसुफ, प्रोग्राम के अंदर आपने वक्त दिया। नाज़रीन, सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो गया, ब्रेक के बाद नए सेगमेंट का आगाज़ करूँगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।